दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और इन सब के बीच नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से राजनीतिक संकेतों का घोड़ा एक बार फिर से खोल दिया है। जनता दल यूनाइटेड के सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी से अब तक बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है और आमतौर पर सीट शेयरिंग को लेकर जब पिछले चुनाव का गठबंधन यथावत स्थिति में होता है, तब जाकर के कहा जाता है कि बातचीत नहीं हुई तो देरी से बातचीत हो सकती है। और उस परिस्थिति में भी जब अक्टूबर नवंबर में चुनाव है और जुलाई का महीना आ चुका है, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग पर बातचीत नहीं होना थोड़ा अटपटा लगता है। याद कीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव को, जब नीतीश कुमार गठबंधन का हिस्सा वापस एनडीए में आ चुके थे, नरेंद्र मोदी के साथ हो चुके थे, तो चुनाव अप्रैल मई में था, लेकिन सीट शेयरिंग में बीजेपी और जेडीयू 17-17 सीटों पर लड़ेगी, यानी बराबर सीटों पर लड़ेगी। ये घोषणा औपचारिक तौर पर दिसंबर के महीने में ही, यानी दिसंबर 2018 में ही कर दी गई थी। 6 महीने पहले कर दी गई थी। लेकिन अभी चुनाव में 3 महीने बचे हुए हैं, लेकिन इन 3 महीने में भी अब तक औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई, तो घोषणा कैसे होगी? पिछले चुनाव से गठबंधन का स्वरूप भी बदल चुका है। मुकेश सहनी अभी फिलहाल इस गठबंधन में नहीं है, आगे का नहीं पता कि वो किस गठबंधन में रहेंगे। फिलहाल वो इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी के मंच पर भी दिखाई दिए थे। वहीं चिराग पासवान, जिनकी वजह से जनता दल यूनाइटेड की स्थिति बेहद खराब हो गई और वो 71 से घटकर 28 सीटों का लॉस झेलते हुए सीधे 43 पर आ गिरे थे, वो जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन में है। वो अपनी सीटों को लेकर रस्साकसी में लगी हुई है। बीजेपी के साथ ऑन ऑफ, पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे उसकी बातचीत शुरू है। लेकिन बिहार की सरकार की कमान जिस पार्टी के हाथ में है, उस पार्टी के साथ अब तक एनडीए में कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है। और इन सब के बीच नीतीश कुमार ने आज अपनी तरफ से बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। मास्टर स्ट्रोक कैसे खेला? तो बिहार में कई महापुरुषों के नाम पर, कई दिवंगत नेताओं के नाम पर योजनाएं चलती है। उसमें भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के पुराने लोग भी हैं, मसलन अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोग। कांग्रेस के लोग भी हैं, मसलन इंदिरा गांधी जैसी नेता। लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर चलने वाली ये स्कीम में, जिसमें 35 लाख से ज्यादा लाभार्थी हैं, उसमें प्रति लाभार्थी 400 की जगह 1100 रुपए करने का ऐलान नीतीश कुमार ने आज कर दिया। यानी इंदिरा गांधी के नाम पर चलने वाली राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में बिहार सरकार ने अपना अंशदान बढ़ाने की घोषणा खुलेआम नीतीश कुमार ने खुद आज की है, एक समारोह के माध्यम से की है। लेकिन भाजपा के नेताओं के द्वारा, जनसंघ के नेताओं के नाम पर चलने वाली स्कीम में एक ढेला भी नहीं बढ़ाया, एक चवन्नी भी नहीं बढ़ाई है। तो एक तरफ अलायंस का नहीं होना, एक तरफ अलायंस की बातचीत का दरअसल नहीं होना, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के द्वारा एक पूर्व कांग्रेसी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री के नाम की स्कीम को आगे बढ़ा देना, यह रिश्ता क्या कहलाता है? आज इस रिश्ते पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और सबसे पहले नमस्कार। जी नमस्कार, सीधा सवाल आपसे हमारा यही है कि आखिर एनडीए में अब तक बातचीत क्यों नहीं शुरू हुई? मैं फिर दर्शकों को कह दूं कि तमाम तरह की खबरें आपने देखी होगी, कुछ खबरें हम लोगों ने भी चलाई, दूसरे मीडिया वालों ने भी चलाई कि जेडीयू 122 से कम पर मान नहीं रही है। कुछ चला रहे थे कि 105 पे मान गई है। कल तो मैंने एक ट्वीट देखा एक पत्रकार का, उन्होंने कहा कि 98 सीटें जेडीयू को मिलेंगी। लेकिन 98, 105, 110, 115, 122, ये तमाम बातें एक तरफ, उसके आगे की परिस्थितियां यह है कि अब तक कोई औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है। तो क्या आपको लगता है ऋषि जी, क्या जनता दल यूनाइटेड को इन मौके पर डिच कर दिया जाएगा? और क्या जनता दल यूनाइटेड, जिसके बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ तार जुड़ने में आधे घंटे ही लगते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है, कब क्या क्या हो जाए, कब किससे दोस्ती हो जाए, कब किससे दुश्मनी हो जाए। दुश्मनी तो नहीं कहिए, लेकिन मतांतर हो जाए, संबंध विच्छेद हो जाए, कहा नहीं जा सकता अभिषेक जी। और बिल्कुल आपने सही कहा, जो अभी तक का जो माहौल है एनडीए में,
बिल्कुल आपने सही कहा है कि इनके अलायंस पार्टनर के जो शीर्ष नेता हैं या जो इन चीजों को देख रहे हैं, उनके बीच में अभी तक इस बात को लेकर आम राय नहीं बनी है कि कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहा है। जेडीयू बीजेपी बड़े अलायंस पार्टनर हैं, लोजपा उपेंद्र कुशवाहा और हम इनके छोटे पार्टनर हैं, लेकिन इन लोगों के बीच में अभी ये सहमति नहीं बनी है। रस्साकसी ये है कि देखिए जेडीयू का शुरू से ये डिमांड है कि ठीक है आप लोकसभा चुनाव में अधिक सीटों पे लड़ गए, एक बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में किसी भी शर्त पर नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं, चाहे वो सीटों का अंतर 5 सीटों का हो, 4 सीटों का हो, 10 सीटों का हो। 10 सीटों का तो नहीं होगा, लेकिन 5-6 सीटों का भी हो, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहना चाहती है। चिराग पासवान का आपने देखा ही है किस प्रकार से बयानबाजी वो कर रहे हैं अपनी सरकार के विरुद्ध। लॉ एंड ऑर्डर का मामला जिस प्रकार से कुछ दिनों से बिगड़ा है, उसको लेकर पब्लिक डोमेन में जिस प्रकार से चिराग पासवान बोले हैं, किसी चीज को, किसी भी विषय को लेकर आपका अपने अलायंस पार्टनर और सरकार से मतांतर है। हालांकि बिहार सरकार में एलजेपी की भूमिका नहीं है, वो वहां पे सहयोगी नहीं है, अलायंस गठबंधन में है, सरकार में उनकी हिस्सेदारी नहीं है। लेकिन किसी बात को लेकर यदि आपके मन में डिफरेंसेस है तो आप क्लोज डोर मीटिंग कर सकते थे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार से डायरेक्ट बात कर सकते थे। पब्लिक डोमेन में इस प्रकार के मुद्दे को उठाना कहीं ना कहीं सरकार को आप बैकफुट में डालते हैं। चिराग पासवान का भी आपने मुख्यमंत्री और लीडरशिप को लेकर बयान सुना होगा कि नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में चुनाव होगा। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के लीडरशिप में चुनाव होगा। बीजेपी के जो टॉप शीर्ष लीडरशिप है, खासकर अमित शाह की बात करें तो एक बार नहीं कई बार वो कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव होगा, लेकिन मुख्यमंत्री चुनाव के बाद कौन होगा ये हम मिल बैठ कर तय करेंगे, यानी नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे। तो इन चीजों को यदि आप देखें तो कहीं ना कहीं एनडीए में सब कुछ समान नहीं है। जिस प्रकार से बीजेपी के नेता महागठबंधन को लेकर आरोप लगाते हैं, तो ठीक ऐसे ही सिचुएशन एनडीए में है। मांझी कहते हैं 30 सीटों पर लड़ेंगे, लोजपा कहती है 60 से कम लड़ेंगे नहीं, जेडीयू कहती है 120 से कम लड़ेंगे नहीं, बीजेपी भी कह रही है 110 से कम लड़ेंगे नहीं। तो भाई 243 सीटें ही हैं, सीटों की संख्या तो बढ़ाई नहीं जा सकती है। और कम से कम जो दो बड़े अलायंस पार्टनर हैं वो 100 सीटों 100 प्लस पे ही लड़ेंगे। तो फिर एलजेपी को 18-20 सीटों पर संतुष्ट होना होगा। नहीं, आज का मुद्दा एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा जीतन राम मांझी नहीं है, क्योंकि जेडीयू मान रही है कि सब बीजेपी के अलायंस है। मेरा मूल सवाल ये है कि जनता दल यूनाइटेड में आप चाहे जिस किसी शीर्ष नेता से निजी तौर पर बातचीत करें, वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो बातचीत अब तक करने में रुचि ही नहीं ले रही है कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर किसको क्या बातचीत की, किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए, जेडीयू क्या चाहती है, कितनी सीटें चाहती है, या जेडीयू के। अच्छा, दूसरी चीज जेडीयू के लोगों का ग्रीवांस है कि एक तो बीजेपी बातचीत नहीं कर रही है, दूसरा मार्केट में यह खबर फैलाई जा रही है कि जेडीयू को इतनी सीटें दी जाएंगी, जबकि जेडीयू के लोगों का, मुख्यमंत्री आवास के करीबी लोगों का कहना है कि भाई केंद्र के चुनाव में वो बड़ी पार्टी है, वो सीटें देते हैं, बिहार में सीटें देने का काम तो हमारा है, हम जिसे चाहे सीट दें। उनका यह कहना है। दो मुद्दों पर बड़ा मतभेद है कि आखिर बीजेपी कौन होती है बिहार में, सीट देने वाली या सीट लेने वाली। बिहार में तो ड्राइवर सीट पर जेडीयू है, यानी जेडीयू जिसका मुख्यमंत्री है। अब यहां की परिस्थितियों में आपको क्या लगता है, जुलाई में, आज 11 जुलाई है, सावन शुरू हो गया, सावन शुरू हो जाता है तो बिहार की राजनीति में धुकधुकी बढ़ जाती है। 2017 का सावन और 2022 का सावन बिहार के लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि क्या होता है। और रही बात नीतीश कुमार की, तो उसी सवाल पर हम आ रहे हैं कि नीतीश कुमार को आप देखें, 2017 का फरवरी, मार्च या अप्रैल, आपको याद होगा, एक पेंटिंग समारोह में गए थे, मिथिला पेंटिंग के, और वहां वो कमल की आकृति में कहा गया कि कुछ में रंग भर के आप शुभारंभ कर दीजिए। तो कमल बना हुआ था, उसी में रंग भर रहे थे, तो कमल वाले के साथ चले भी गए थे। उस वक्त महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे। और आज जो देखने में आया कि सीट शेयरिंग की बातचीत जेडीयू के साथ कोई कर नहीं रहा है। इन सब के बीच नीतीश कुमार ने इंदिरा गांधी के नाम पर जो स्कीम चलती है,
उसमें अचानक 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिए। दीनदयाल उपाध्याय वाली स्कीम में आपको भी पता है कि क्या हुआ है, कौशल्या योजना या अंत्योदय योजना, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम वाली स्कीम में क्या हुआ है, एक ढेला नहीं बढ़ा है, चवन्नी नहीं बढ़ाई है, लेकिन इंदिरा गांधी वाली स्कीम में इन्होंने ऐलान कर दिया। क्या है ये पूरा बिल्कुल। माजरा ऋषि जी? देखिए, इसे मैंने छोटी घटना नहीं मानी जानी चाहिए जी। शुरू से आपको ये कह रहा हूं कि राजनीति में कब क्या हो जाए, कब क्या इक्वेशन बन जाए। और नीतीश कुमार, मैं बार बार कह रहा हूं, नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में प्लस मुख्यमंत्री पद चाहते हैं, इसको लेकर बीजेपी तैयार नहीं है। और मुझे लग रहा है कि ये डेडलॉक बीजेपी की तरफ से नहीं है, ये डेडलॉक जेडीयू की तरफ से। जेडीयू ये चाहती है कि पहले मुख्यमंत्री फेस को लेकर मामला क्लियर हो। और हम लोगों ने ही एक कार्यक्रम चलाया था पूर्व में कि जब बीजेपी के नेता नीतीश कुमार से मिलने गए तो नीतीश कुमार ने कहा सीटों का बंटवारा कोई बड़ा समस्या नहीं है, सीटों का बंटवारा हो जाएगा, पहले फेस को लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है ये क्लियर हो। और बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर कंफ्यूजन में है, साथ नहीं लेते हैं तो उनके समाज का वोट बिदक सकता है, और साथ लेते हैं तो जो प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव नैरेटिव बना रहे हैं उसका खतरा है कि नीतीश कुमार मेंटली फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है। अब कितने मेंटली फिट है, फिजिकली मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैं नीतीश कुमार से मिला नहीं हूं। कल एक पारिवारिक समारोह की फोटो मैंने देखी, लोग कहते हैं मेंटली फिट नहीं है। मैंने देखा नीतीश कुमार को 100 रुपए वाला रिलैक्सो का चप्पल पहने हुए, हवाई चप्पल। वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जन्मदिन समारोह में गए थे, 100 रुपए वाला। और वो फोटो खूब वायरल हो रही है, कल से आपने भी देखी होगी कि नीतीश कुमार गए हुए हैं। आज की राजनीति में कौन सा ऐसा राजनेता है जो 100 रुपए वाली रिलैक्सो की चप्पल पहन के अपने घरेलू कार्यक्रम, घर में भी नहीं पहनते 100 रुपए की चप्पल। हम लोग भी घर में नहीं पहनते, वो तो मुख्यमंत्री है। तो जिस ढंग से चीजों को सामने लाया जा रहा है, उससे तो चीजें ऐसी नहीं लग रही है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, मैं नहीं मानता कि वो सही है। ठीक है, थोड़ा बहुत उम्र का असर हो सकता है। अब दिल्ली चुनाव में ही आपने हमने सबने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के अपने से आधी उम्र के उम्मीदवार का 3 बार पैर छू लिया, सबने देखा था। तो इसको लेकर अब नरेंद्र मोदी के सवाल पर, नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य पर सवाल उठा दिया जाए, ये थोड़ा उचित नहीं लगता। खैर, सवाल ये है कि इंदिरा गांधी के नाम की स्कीम पर पैसा क्यों दिया है इन्होंने, इतना क्या संकेत किया? देखिए एक बात आपको बता दूं अभिषेक जी कि प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव यदा कदा इस चीज को लेकर प्रेस में या मीडिया में या पब्लिक डोमेन में इन चीजों को रखते हैं, नीतीश कुमार के हेल्थ को लेकर। लेकिन इनडायरेक्ट रूप से जैसे उड़ीसा में पटनायक के साथ उनके एक सहयोगी ने किस प्रकार से सिचुएशन क्रिएट करते थे, उस सिचुएशन में ऐसा लगता था कि मुख्यमंत्री मेंटली और फिजिकली फिट नहीं है। उसी वही सिचुएशन जो है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं, और कार्यक्रम में आपने देखा होगा नीतीश कुमार के बगल में कौन होते हैं, बार बार किस प्रकार से इशारा किया जाता है। तो एक इनडायरेक्ट रूप से माहौल कौन बना रहा है? क्या ये जेडीयू के जो रणनीतिकार हैं या जेडीयू के जो बड़े नेता हैं, उनको इस बात की अनुभूति नहीं है और जानकारी नहीं है? मेरा सवाल आपसे अभिषेक जी कि जिस प्रकार से आप देखिए, कल भी मैं नेशनल मीडिया पे था, एक बड़े चैनल पे था, वहां जो बीजेपी के जो तथाकथित कुछ पत्रकार हैं वो नैरेटिव बनाने में लगे हुए हैं कि नीतीश कुमार मेंटली फिट नहीं है। नहीं, जो बीजेपी के कोर पत्रकार हैं, बीजेपी के जो गोदी जिनको मीडिया कहा जाता है, वो लोग लगे हुए हैं। देखिए ये जेडीयू इस चीज को समझती है। देखिए ऋषि जी, बीजेपी और जनसंघ इस मामले में उसकी एक्सपर्टाइज रही है, और क्यों रही है? मध्य प्रदेश में अपनी ही जनसंघ धड़े के जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे कैलाश जोशी, उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में क्या क्या खबरें नहीं चलाई, और अंत में उनको हटाया गया, सकलेचा को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये वहां पर चलता रहता। राम प्रकाश गुप्त यूपी में, वो भूल जाते हैं, 10 तरह की बातें कही गई। खैर, उसमें हम नहीं जाते हैं। सवाल ये है कि नीतीश कुमार से बातचीत नहीं करना, उनकी पार्टी से अब तक अलायंस की बातचीत नहीं करना। और एक अंदर की खबर आपको दे देता हूं, शायद आपके पास भी होगी।
जनता दल यूनाइटेड में 3 बड़े नेताओं को कहा जा रहा है कि अधिकृत किया गया है। कमेटी की घोषणा इसलिए नहीं की जा रही है कि यही 3 या यही 2 बात करेंगे, इसलिए नहीं की जा रही है कि बीजेपी की तरफ से प्रपोजल तो आए पहले। पहले प्रपोजल तो आया कि भाई बातचीत करनी है, सीटों पर कब बैठना है, कहां बैठना है। 3 लोग बताए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव और बिहार सरकार के एक और मंत्री है विजय चौधरी। बस यही 3 लोग सिलेक्शन कमेटी में होंगे और बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग पर अमुक सीट किसके पास, अमुक सीट किसके पास, ये बातचीत करने के लिए बाकी ये दोनों जाएंगे। या फिर अगर मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी तो बाकी 3 तो नीतीश कुमार भी उसमें मौजूद रह सकते हैं। ये बातें खुलकर सामने आ रही है। लेकिन जो बातें खुलकर सामने आ रही है, जरा उसके आगे देखने की कोशिश करें। बीजेपी की तरफ से कोई दिलचस्पी का नहीं होना। आखिर बीजेपी को इस समय में क्या वो वोटर लिस्ट के रिवीजन के खेल पर ज्यादा भरोसा है, या बिहार की सामाजिक परिस्थितियों में जहां बीजेपी का जनाधार लगातार छींचता जा रहा है, टूटता जा रहा है, उसके बावजूद ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को इग्नोर करके चल रही है? देखिए, एक बात तो आपको मानना होगा, जेडीयू के भी कुछ नेता जो हैं बीजेपी से मिले हुए हैं। जैसे एसआईआर वाले मामले में नीतीश कुमार को अपना एक स्टैंड लेना चाहिए और जेडीयू का स्टैंड। और देखिए, यदि एसआईआर जो हो रही है उसमें नुकसान नीतीश कुमार को भी है। नीतीश कुमार का जो तबका जो वोट करता है वो ईबीसी है, महादलित है, गैर यादव ओबीसी है। तो क्या ऐसे लोगों के पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स होंगे? ऐसे लोगों के पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन है। तो नुकसान देखिए, जो यदि आप जो एक मतलब जो टारगेट करके जो किया जा रहा है उसमें नुकसान जेडीयू का भी है। दूसरी बात आप देखिए कि लोजपा की तरफ से बयान चिराग पासवान दे रहे हैं नीतीश कुमार के विरुद्ध, लेकिन दिलवाया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, नालंदा में जो रैली चिराग पासवान करते हैं, क्यों करते हैं? दूसरी तरफ आप देखिए कि बीजेपी धीरे धीरे जेडीयू के स्पेस को खत्म करती जा रही है। नालंदा से आने वाले कभी आपने सुना 2005, 2010, 2015, 2020 में कि नालंदा से बीजेपी उसी समुदाय से, जिस समुदाय से नीतीश कुमार आते हैं, किसी को मंत्रिमंडल में रखा हो? आपने कभी सुना हो कि क्या किसी व्यक्ति ने कुर्मी सम्मेलन बुलाया हो, उसको 10 दिन के बाद मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री बना दिया गया हो? तो धीरे धीरे इनके स्पेस को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और यदि जेडीयू के नेताओं को, जेडीयू नीतीश कुमार को इस बात की अनुभूति नहीं है तो मुझे समझ से परे। हालांकि नीतीश कुमार बहुत अभी भी सक्षम है, मैं मानता हूं, और इसी का परिणाम है कि आपने देखा कि अपोजिशन के एक बड़े नेता जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, इंदिरा गांधी, उनके नाम पे जो स्कीम है उस स्कीम को एक्सेलरेट किया गया है और एक कहीं न कहीं एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तो ऐसे नीतीश कुमार के निर्णय जो है विधानसभा चुनाव को कहीं न कहीं प्रभावित करेंगे। एक तो ये 400 के बदले जो 1100 वृद्धा पेंशन को आगे किया गया। एक दूसरा जो 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया, ये 2 बड़े डिसीजन नीतीश कुमार के हर विधानसभा में औसतन 15,000 महिलाएं, 15,000 लाभार्थी औसतन हर विधानसभा में है। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार भी, बीजेपी यदि पर्दे के पीछे जेडीयू के विरुद्ध खेल करना चाहती है तो नीतीश कुमार भी कहीं न कहीं बीजेपी को इशारा कर रहे हैं कि भैया मुझे छेड़ोगे, मुझे मत छेड़ो, और जब मुझे छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ऋषि जी, आज मैंने बात की, ऋषि जी, आज मैंने इस स्कीम के आने के बाद बात की बिहार के एक समाज शास्त्री से। अब चूंकि वो संस्थान से जुड़े हैं, नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि आजकल तो संस्थानों में भी भेदभाव खूब होता है। उन्होंने एक बड़ी रोचक बात इस पर बताई हुई है। उन्होंने कहा कि देखिए, जहां जेडीयू चुनाव लड़ेगी वहां तो इसकी लाभार्थी है वो तो सीधे कहेंगी, जिसको हर महीने 700 रुपया बढ़ गया है, 1 किलो मटन का दाम बढ़ गया, हर महीने पनीर का 3 किलो का दाम बढ़ गया। हाँ, करीब तिगुना हो गया, 3 गुना हो गया जी। तो ये जो वृद्ध महिलाओं को जो पैसा मिल रहा है, उसमें जहां जेडीयू चुनाव लड़ेगी वहां तो महिलाएं सीधे कहेंगी कि हाँ नीतीश कुमार ने दिया है, और जहां भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई होगी वहां इंदिरा गांधी का नाम आते ही लोगों को लगेगा नहीं भाई, इंदिरा गांधी ने दिया है, उनके पोता, उन्हीं की पार्टी है कांग्रेस। ये इंदिरा गांधी के नाम पर चलने वाली स्कीम में जहां भी नीतीश कुमार के कैंडिडेट नहीं होंगे वहां कांग्रेस पार्टी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकती है।
ये बात तो वही तो उन्होंने कही सवाल है, है। क्योंकि मैं भी अभी घर गया था, बिहार गया था। बिहार में मैंने देखा कि देखिए, इंदिरा आवास तो आपको पता है, इंदिरा गांधी की के निधन के बाद राजीव गांधी की सरकार में इंदिरा आवास स्कीम शुरू की गई। लेकिन दलितों के बीच क्या है, गरीबों के बीच क्या है, जिनको भी इंदिरा आवास मिला है, अरे कांग्रेस ही है। आजकल बिहार में आप देखिए, चाहे किसी भी जाति के दलित हो, थोड़ी सी भी चेतना है, राजनीतिक चेतना, तो वो कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखने वाला समुदाय बनता जा रहा है। और कल नहीं, इंदिरा आवास जो घर दिया था तो इंदिरा गांधी ने दिया था। ये बातें होती है, मतलब कांग्रेस के राज में मिला था तो तो इंदिरा आवास है तो इंदिरा गांधी। तो आज अब इंदिरा एक गांधी बात के बता नाम दूं की आपको। स्कीम का पैसा, जहां जेडीयू तीर छाप नहीं लड़ेगी नीतीश कुमार की, वहां तो सीधे होगा कि अरे भाई, तो कहीं इंदिरा गांधी का ही शुरू किया हुआ हो सकता है, मतलब इंदिरा गांधी आज का है। भी आज जी। सुनिए 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 ना, आज भी गांव में जो गरीबों को घर दिया गया है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से नहीं जानता है। हम्म इंदिरा गांधी के नाम से जानता है। इंदिरा आवास है क्या हम्म है कि भैया मेरा इंदिरा आवास नहीं होगा। जैसे हम हम्म लोग कभी कभी घर जाते हैं, लोगों को ये जानकारी हो जाती है कि पत्रकार है, तो हम्म पत्रकार साहब कह देंगे मुखिया को या विधायक को तो मिल जाएगा, तो वो हम्म कहेंगे कि भैया इंदिरा इंदिरा आवास नहीं मिलेगा। ये नहीं लोग कहता है कि प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेगा, हम्म लोग ये गांव में कहते हैं कि इंदिरा आवास नहीं मिलेगा। पुराना ये नाम तो वही है। था। हाँ, पुराना में ये तो है, जी लोगों के जुबान जी। पे वही है इंदिरा आवास। जी। तो वही बात मैं कह रहा हूं, जहां जेडीयू होगी वहां तो लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार ने 400 से बढ़ा के 1100 किया। लेकिन जहां जेडीयू नहीं, बीजेपी होगी, उनके सामने कांग्रेस होगी। पिछली बार भी 50-51 सीटों पर जेडीयू वर्सेस कांग्रेस थी। तो जहां जेडीयू, सॉरी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस थी पिछली बार 50-51 सीटों पर। इस बार अगर जहां भी भाजपा बनाम कांग्रेस होगा, वहां इस स्कीम को, इनमें इंदिरा गांधी का जो नाम जुड़ा हुआ है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक रूप से कहर बनकर सामने आ सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए ऐसे स्कीमों का तो फायदा होता ही है। हम्म तमाम विफलताओं के बाद भी आज बीजेपी केंद्रीय हम्म सत्ता में बनी हुई है। उसका कारण है 80 करोड़ लोगों को आप डायरेक्ट मतलब जो अन्न देते हैं, मोटा अनाज देते हम्म, हैं। तो जी जो लाभार्थी वर्ग है वो तो, और इन स्कीमों का बड़ा प्रभाव रहा है, खासकर यदि एक दशक की राजनीति को देखे तो हम्म महाराष्ट्र देखिए, झारखंड देखिए। झारखंड में जेबीएम इसलिए चुनाव जीत गई कि डायरेक्ट उनको मतलब माई बहन योजना क्या जो चलाए थे वहां पे, उससे हुआ। महाराष्ट्र में आपने देखा, इसी तरह राजस्थान में आपने देखा। तो ये फायदा तो होता ही है, और जिनके नाम पे ये स्कीम है तो उस पार्टी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा मिलता ही है। और मैंने कहा भी, गांव में आज भी लोग जो आवास सरकार की तरफ से दिया जाता है उसको इंदिरा आवास कहा जाता है, हम्म इंदिरा आवास के नाम से लोग जानते हैं। तो निश्चित ही इसका फायदा कहीं ना कहीं पार्टी को होगा। कितना होगा ये रिजल्ट तय करेंगे, नतीजे तय करेंगे कि इस स्कीम का कितना फायदा कांग्रेस को हुआ, कितना नुकसान बीजेपी को हुआ। जी। जी। फाइनल आंसर ऋषि जी आपका, बातचीत सही से ढंग से शुरू नहीं होने के बीच में, एनडीए के बीच अब भी उहापोह बने रहने की स्थिति में, क्या आपको लगता है बीजेपी डाल डाल और जेडीयू पात पात चलने की जो कोशिश कर रही है, चुनाव के कहीं ऐसा तो नहीं, मेरे मन में एक आशंका है इसलिए पूछ रहा हूं, कोई इनपुट नहीं है मेरे पास, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एसआईआर की एक्सरसाइज पूरी हो जाए और एसआईआर की एक्सरसाइज पूरी होने के बाद नीतीश कुमार कहे कि हाँ, अब देख सामने आ गया कि किसके वोटर के नाम ज्यादा कटे हैं, तो अब यहां देखिए से अब बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए, क्योंकि बीजेपी बातचीत नहीं कर रही। इसका सीधा मतलब है कि बीजेपी की नजर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, कि अब नीतीश कुमार चुनाव के बाद छोड़े और भाजपा को के लिए छोड़े, मतलब नीतीश कुमार का वोट भी ले लेना है और नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से धकिया भी देना है। बिहारी भाषा में कहते हैं धकिया देना, जैसे एकनाथ शिंदे को वोट लेके धकिया दिया गया, शिवराज सिंह चौहान के नाम का इस्तेमाल करके वोट लेके धकिया दिया गया राजनीतिक रूप से। तो क्या नीतीश कुमार को भी उसी तरह से धकिया दिए जाने की जो तैयारी है, नीतीश कुमार ने भी बीजेपी को चुनाव के पहले से ही वोटर के बीच में धकिया दिए जाने की बुनियाद तो नहीं तैयार कर दी है? हालांकि जो धकिया देने वाली बात जो कह रहे हैं वो तो मोहन भागवत मोदी जी के लिए भी कह रहे हैं, 75 साल का उम्र हो गया, सियासन खाली करो। तो अब मोहन भागवत भी दोनों को धकियाना चाहते हैं, अमित शाह नरेंद्र मोदी जी को। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए बीजेपी दो धारी तलवार तलवार वाली स्थिति है। मैंने शुरू में भी कहा कि इनका वोट भी चाहिए और इनको मुख्यमंत्री भी नहीं बनाना है।
उधर नीतीश कुमार को है कि भैया मेरा वोट लोगे तो कम से कम हमें मुख्यमंत्री तो बनाओ, बड़े भाई की भूमिका में तो रहने दो। पहली बार आपने देखा है कि यदि 2020 में आपने ऐसा कोई बयान नहीं देखा होगा, 2015 में तो हालांकि लोग अलग लड़े थे, 2010 में आपने ऐसा कोई बयान नहीं देखा होगा, लेकिन बीजेपी इस बार आर पार के मूड में है। तभी 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 तो अमित शाह ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और जेडीयू की तरफ से भी उस प्रकार का प्रोटेस्ट, उस प्रकार का मतलब एक काउंटर अटैक बीजेपी पे देखने को नहीं मिला, चाहे वो ललन सिंह के तरफ से हो, संजय झा के तरफ से हो, विजय चौधरी के तरफ से हो या अशोक चौधरी, तमाम जो बड़े नेता तथाकथित बड़े नेता जेडीयू के हैं, उनके तरफ से जो एक एग्रेशन दिखना चाहिए अमित शाह के बयान के बाद, वो एग्रेशन देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार एक उम्र के पड़ाव पे हैं, शेर बूढ़ा हो गया, लेकिन शेर ही है, बूढ़ा हो गया उससे क्या, शेर है, शेर तो शेर ही है। तो वो अपने चाले चल रहे हैं, नीतीश कुमार भी अपने चाले चल रहे हैं, तू डाल डाल मैं पात पात, तुम सीएम फिर घोषित नहीं करो तो लो इंदिरा गांधी के नाम पे मैंने दे दिया 400 के बदले 1100। जी एक चीज ऋषि जी, आज 11 तारीख है, आखिरी सवाल संक्षेप में मेरा आपसे जवाब चाहेंगे। शुक्रवार है, अगले शुक्रवार को यानी 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं जिस गुजरात से महात्मा गांधी आते थे। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जब गुजरात में सांप्रदायिक बवाल बढ़ा, लोग हताहत हो रहे थे, उस वक्त उन्होंने इसे न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करने की संज्ञा दी थी। कहा था कि न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन हो रहा है। वो नरेंद्र मोदी अहिंसा के दीपक जलाने जब महात्मा गांधी जहां से निकले थे भारत की सरजमीन पर, उस चंपारण की धरती पर, मोतिहारी की धरती पर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। जब 2014 में आए थे तो बोले थे कि अगली बार आएंगे तो मोतिहारी की चीनी मिल से बनी हुई चीनी की चाय पिएंगे। अब उस चीनी मिल का तो इंच इंच जमीन आपको मालूम है, कहा जाता है कि उनके पार्टी के भी कई सारे नेता शामिल हैं उस जमीन के धंधे में, कथित तौर पर शामिल है। प्रशांत किशोर ने बयान दिया है, बोला आरोप लगाया है जी, कहा है कि हिम्मत है तो केस कर दो मेरे पे। यदि मैं गलत बयानबाजी कर रहा हूं, प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं गलत बयानबाजी कर रहा हूं। हालांकि प्रशांत किशोर ने ये माना भी कि ये लाइन मैंने ही लिख के दिया था, ये लाइन मैंने ही लिख के दिया था 2014 में। चलिए, तो नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या मोतिहारी में आकर के, क्या मोतिहारी में जो काम विक्रमगंज में, भागलपुर में, सिवान में छूट गया था कि नीतीश कुमार का सीएम के चेहरे के तौर पर ऐलान कर दे नरेंद्र मोदी, क्या आपको लगता है कि अगर मोतिहारी में भी ऐलान नहीं किया तो अभी तो इंदिरा गांधी के नाम पर स्कीम में पैसा बढ़ाया है, कहीं इंदिरा गांधी की पार्टी की तरफ गलबहिया के लिए कदम न बढ़ा दे नीतीश कुमार, ये हालात तो नहीं बन जाएंगे? क्योंकि आज तो अपनी तरफ से पहली चाल चली है। मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी के कोई भी नेता अब इस प्रकार की घोषणा करेंगे। अब ये निर्णय जेडीयू को लेना है। हाँ, चंपारण में नए नए आश्वासन मोदी जी देंगे। अब चीनी मिल का 2014 में दिया था, अब ऐसा कुछ और नया आश्वासन देंगे, कुछ नया और सुनने को मिलेगा, कुछ फिल्मी डायलॉग सुनने को मिलेंगे आप लोगों को। अब मोदी जी फेमस, देखिए मोदी जी शाकाहारी आदमी है, चंपारण की जो फेमस डिश है वो खा नहीं सकते हैं, तो उसके बारे में आश्वासन वो देंगे नहीं। दूसरी बात है कि आप बिहार की जनता को तय करना है कि मजदूर बन के गुजरात जाना है, मुंबई जाना है, कि बिहार में रह के ही मजदूरी करना है, कल कारखाने लगवाने हैं। तो ये बिहार के आम आवाम को तय करना है। आप कर रहे हैं, कैसी बात आप कर रहे हैं? बिहार में कल कारखाने लग जाएंगे तो गुजरात की फैक्ट्रियां बंद नहीं हो जाएगी, और गुजरात में मजदूर कहां से जाएंगे? तो गुजरात से आने वाले मोदी जी और शाह जी कभी चाहेंगे कि बिहार में फैक्ट्री लगे और गुजरात की फैक्ट्री बंद करने की नौबत आए? अरे भैया, तो गुजरात की बपौती है हिंदुस्तान में क्या? बिहार गुजरात का नौकर है क्या? बिहार के लोग हमेशा मजदूरी ही करेंगे। 40 सांसद, बिहार और झारखंड मिला के 54 सांसद देने वाले राज्य के लोग मजदूरी करेंगे और 25 सांसद वाले मालिक बनेंगे। बड़ी बात आपने कही। ये सोच बदल लीजिए। हमारे जो नेता बिहार झारखंड के लोगों को मजदूर समझते हैं, भैया जी समझते हैं, ये सोच बदल लीजिए। चलिए, बिल्कुल। और इस बार तक कि कोई भी पार्टी का नेता हो जो समझता हो कि मेरा ये बंधुआ मजदूर है, ये फन्ना समाज का लोग,
ये मिथ तोड़ दीजिए इस बार। काम करोगे तो वोट देंगे, नहीं करोगे तो नोटा पर लगा देंगे। चलिए नोटा पर जी। बाद में लगाएंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इंदिरा गांधी के नाम की स्कीम पर पैसा बढ़ाने का काम एक ऐसे दौर में नीतीश कुमार ने किया है जिस दौर में एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग के मामले में 1 इंच भी प्रगति नहीं हुई है। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोतिहारी आ रहे हैं 18 जुलाई को, और उसके 3 दिन बाद 72 घंटों के बाद बिहार विधानसभा का जो मानसून सत्र है, जो मौजूदा विधानसभा का आखिरी सत्र होगा, रस्म अदायगी का सत्र होगा, तो क्या इस रस्म अदायगी वाले सत्र में भी बिहार में एनडीए के संबंधों की रस्म अदायगी ही की जाएगी? कई सारे सवाल हैं जिन सवालों पर आज नीतीश कुमार ने ट्रेलर दिखाया है। ऋषि जी यदि मैं सही हूं तो आज ट्रेलर दिखाया है नीतीश कुमार ने, पूरी स्क्रिप्ट वो जल्दी दिखा सकते हैं अगर बीजेपी अब भी नहीं संभली तो। आज के बाद देखा जाना है कि जदयू और भाजपा के बीच की बातचीत कहां तक आगे जाती है और कैसे रफ्तार पकड़ती है। लेकिन सियासत में मंथर गति से चलना और रफ्तार पकड़ना, इन दोनों के बीच बहुत फासला नहीं होता। ये ट्रेनों की स्पीड नहीं है कि लोकल ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन और सुपरफास्ट ट्रेन के बीच जो रफ्तार का फर्क होता है, मेमू ट्रेन और डेमू ट्रेन वाली बात नहीं है। यहाँ की स्थिति बिल्कुल अलग है और इस स्थिति में अब नीतीश कुमार को तय करना है कि जो ट्रेलर उन्होंने दिखाया है, बीजेपी ने उन संकेतों को नहीं समझा तो आगे क्या होगा। देखते जाइए आगे क्या होता है, क्योंकि महागठबंधन में भी, उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे अगले वीडियो में, महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का मामला अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। सकारात्मक पक्ष यही है कि वहां लगातार बातें हो रही है, एक एक सीट पर डिस्कशन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जो 70 सीटों पर अभी तक अड़ी हुई है, कहा जा रहा है कि यदि वो 70 से 2-4 सीटें कम पर आती है तो वो अपनी इच्छित सीटों की डिमांड पर अड़ती जाएगी। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए इतना कहा जा सकता है कि बिहार में पासा तो नीतीश कुमार ने आज अपना फेंक दिया। बीजेपी को कितना समझ में आया या बीजेपी समझते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रही है, ये आने वाले वक्त में देखा जाना है। देखते हैं क्या होता है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।